अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। सबसे पहले बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हो चुके हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा धचका है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में होने वाले जो गवर्नर और मेयर के इंतखाबात हैं उसमें तीनों नशिस्तें जीत ली हैं, जिसे पार्टी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू भी करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कौमी एयरलाइन की इंतजामिया ने एहतजाज पर मौजूद एयर जो क्राफ्ट इंजीनियर्स हैं उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा करने ना करने और कौमी एयरलाइंस के जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में गैर एलानिया जो है वो एहतजाज किया था। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि रवां माली साल के इब्तदाई 4 महीनों के दौरान जो है वो पाकिस्तान का तिजारती खसारा नुमाया तौर पर बढ़ गया है और दरामदात में जो है वो इजाफा और बरामदात में कमी वाक़ई हुई है। तजारती खसारा 12 अरब और 57 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। माहिरीन माशियात का कहना है कि अगर दरामदात को काबू ना रखा गया तो तजारती खसारा जो है वो इससे भी मजीद बढ़ सकता है। ये तमाम तर मौजूद हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी साहब के हवाले से, जो कि न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हो चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप और क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा धचका साबित होंगे? मेरा ख्याल है धचका तो साबित हो चुके हैं और इस वक्त जो उनकी जीत है वो सबके लिए सरप्राइजिंग भी है और ख़ास तौर पर वो उस एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसको बुनियाद परस्ती कह लें, उसको आप कह लें कि अमेरिका के अंदर जो एक इंतहा पसंद तबका है जो आप समझें कि वो सफेद चमड़ी की बात करता है और तारकीन वतन के खिलाफ एक पूरी गुफ्तगू है, फिर इस्लाम फोबिया कह लें, वो तमाम कुव्वतों के लिए जो है एक बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी है, धचका भी है उनकी जो जीत है। सही। ऐसे सब ज़ोहरान ममदानी के मेयर मुंतखब होने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि एक तासुर ये गया कि वहां पे इंतखाबात के हवाले से कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ और शफाफ यूरोपियन ममालिक में या हमारे वहां पे तासुरात उससे कुछ मुख्तलिफ हैं? अच्छा, वहां पर जो ट्रंप के जो इलेक्शन हुए थे लास्ट जो उनकी टर्म थी और फिर इस दफा भी जो हुए, लास्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा एलिगेशन थे कि जी यहाँ पर भी जो है वो रिगिंग हुई है इलेक्शन के अंदर और इस दफा भी इलेक्शन के अंदर भी कुछ हल्कों ने जरूर वहां पर इल्जाम लगाया था। बहरहाल हमारे जो मुल्क में जो होता है जो कुछ उससे तो आप उसे कंपैरिजन नहीं करते। यहाँ तो चूंकि अंधेर नगरी और चौपट राज है, इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर जिस तरह के नताइज सामने आते हैं, वो 2018 का इलेक्शन हो या जो लास्ट इलेक्शन हमारे यहाँ पर गुजरा, तो उसके अंदर तो अपोजिशन जमात जो उस वक्त की अपोजिशन जमात थी उसने भी एलिगेशन लगाया और इस दफा की जो अपोजिशन जमात है उसने भी एलिगेशन लगाया और संगीन एलिगेशन होते हैं और उसके अंदर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ऐसी एविडेंस भी मौजूद होती है कि जो उनको कॉरोबोरेट करती है उन एलिगेशंस को। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि अभी हम बहुत पीछे हैं। वहां की रिगिंग शायद दूसरा की रिगिंग नहीं है जो पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में तो आप ये समझे ना कि वो पूरे का पूरा इलेक्शन ही रिग हो जाता है और ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके नेशनल इलेक्शन, आपके प्रोविंशियल इलेक्शन आप देख लें, आपके इवन बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर जो कुछ हो जाता है वो सबके सामने है। अब ठीक है कि उसको जस्टिफाई किया जाता है, गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपनी एक जस्टिफिकेशन पैदा करती हैं, लेकिन बहरहाल जो आज पाकिस्तान के आप हालात देख रहे हैं उससे जो सेटअप जो भी आता है उसके अंदर जो रिगिंग होती है और फिर जो आप समझे मुक़द्दर कुव्वतें हैं उनका किरदार, फिर अदलिया का किरदार, फिर आप समझे कि पॉलिटिशियंस का किरदार, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो ये जो जीत है डेफिनेटली, और इसका मार्जिन देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है जिस मार्जिन से वो जीते हैं और उनके मद्दे मुकाबिल एक तो रिपब्लिकन के जो एक उम्मीदवार थे वो थे और उनकी सपोर्ट खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, फिर एक आजाद उम्मीदवार थे, यूं वो 2 उम्मीदवारों के साथ उनका एक जो मेन जो उनका जो कंटेस्ट हो रहा था वो 2 के साथ हो रहा था। तो वो जो कंटेस्ट हुआ है उसके जो नताइज आए हैं उसने बिल्कुल ना सिर्फ उधर की जो इंतजामिया है इस वक्त, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट समझ ले, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी के जो हमदर्द हैं और इवन ज्यूज लॉबी को हैरान कर दिया है। तो ये मैं समझता हूं कि एक ड्रॉप है एक ऑप्शन के अंदर। और लेकिन ये ड्रॉप अगर आप ये कहें कि जी पूरे अमेरिका की कोई साख बदल गई है, उसके जो इलेक्शन का एक तरीकाकार है, यहाँ जब वोट बैंक का जो कल्चर है या वहां जो ट्रेंड इस वक्त आया ट्रंप के इलेक्शन में वो सारा का सारा चेंज हो गया है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है।
ये इलेक्शन आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ आप इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मेयर की सतह के ऊपर भी, और न्यूयॉर्क सिटी जो है आपको पता है दुनिया के अंदर उनका एक इकोनॉमिक हब भी है, और न्यूयॉर्क सिटी जो है पूरी दुनिया में भी मशहूर है इस हवाले से भी। तो वहां पर ये जो तब्दीली आई है ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा, ऐसे साहब आपने कहा कि हमारे यहाँ तो पूरा इलेक्शन जो है वही रिगिंग का शिकार हो जाता है, तो फिर इतना उसके ऊपर जो अखराजात होते हैं इंतखाबात के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का जो है वो बोझ होता है जो फिर बाद में अवाम को ही भुगतना पड़ता है, इश्तिहारात की सूरत में भी और बाकी सारे मामला भी होते हैं। अगर तो ये पहले से डिसाइड होता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर इतने अखराजात का फायदा? मेरा ख्याल है अखराजात से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अवाम चाहती है, जो मैंडेट अवाम जिसको देती है, अगर उसको तस्लीम नहीं किया जाता तो वो अखराजात से भी ज्यादा मेरा ख्याल है बड़ी बात है। अखराजात डेफिनेटली उनका ज़िया भी होता है, लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन जब होंगे वो अखराजात तो होंगे, आप उसके कुछ भी कोई जो नतीजे हैं वो निकले, लेकिन अखराजात होंगे। लेकिन अब मैंने कहा अखराजात तो हो रहे हैं, लेकिन क्या उसके नतीजे में अवामी मैंडेट जो है वो प्रॉपरली मिल रहा है? तो वो तो आप भुट्टो साहब के दौर से ले लें, बल्कि उससे भी पीछे ले लें थोड़ा, तो आपको ये पता चलेगा कि जब कभी भी इस मुल्क में इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ तो आपको पता है कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो कुछ होता रहा, फिर आगे मुशर्रफ साहब का दौर है, फिर खुद इन पॉलिटिकल जमातों का दौर है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ की जो तारीख है वो इतनी रोशन नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ एक तासुर ये भी होता है कि जिसकी हुकूमत उसका मेयर। तो अगर मुमदानी पाकिस्तान में होते तो नताइज कुछ और होते। देखिए, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना वो उनके इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत नहीं रहा। फिर इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जिस तरह उनका सिलेक्शन की जाती है या वो जिस तरह आते हैं, फिर यह है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और फिर यहाँ जो आप आमरीत यहाँ मुसल्लत होती रही, उससे जो कंपोजिशन तैयार होकर बाहर निकली ना, यानी ये जो सारा एक किस्म की एक रेसिपी तैयार करके जो निकाला गया है, उसके बाद अगर आप ये कहें कि जी यहाँ का कोई इलेक्शन कमीशन आजाद है, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आजाद नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे फैसले जो हैं वो डेफिनेटली आपके अदालतों में अगर चले जाएं तो वहां पर जो इस वक्त केसेस की तादाद है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और जब इलेक्शन होता है उसके बाद, तो वो ये बताता है कि लोगों को अगर इंसाफ मिलता हो इलेक्शन कमीशन के से, या सही इस मुल्क में इलेक्शन होते हों, बेसिकली रिपोर्ट्स तो तैयार हो जाती हैं। वो तो आपको पता है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का जब उन्होंने बाकायदा आप सिर्फ अपने लिए इलेक्शन भी खत्म कर दिए थे, तो एक ऐसा तरीकाकार अपनाया जिसके तहत सिर्फ ये सवाल किया गया कि आपको जनरल ज़ियाउल हक साहब की जो इक़्तिदार है कबूल है या नहीं कबूल। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर की जाती रही। तो इलेक्शन तो बाज़ औक़ात आपको पता है कि बिल्कुल इस तरह हुए कि उसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि क्या कुछ हुआ है। फिर इलेक्शन ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर सियासी गठजोड़ बनाए जाते हैं, वो आपकी जो मुल्क के ताकतवर हल्के हैं जिस तरह वो इन्वॉल्व होते हैं, तो पाकिस्तान के इलेक्शन को अगर आप अमेरिका के इलेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये जो कंपेरिजन बनता ही नहीं। सही। ऐसा साहब ट्रंप ने जो है वो ममदानी के मेयर मुंतखब होने पे न्यूयॉर्क के जो फंड्स हैं वो रोकने की भी धमकी दी है, क्या कहें? देखिए, अब जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है ना, तो देखिए ट्रंप जो है ऐसे इकदाम उठा रहे हैं, उनका जो ज़बानो बयान है और जो अमेरिका की पॉलिसियों के हवाले से जिस अंदाज में वो बयानात देते हैं, मेरा ख्याल है वो एक गैर रवायती किस्म के सदर है। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो एक मुख्तलिफ अंदाज में एक दुनिया की सबसे बड़ी जो समझे जमहूरियत है, जो दुनिया के अंदर सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा रूप था जिसे अमेरिका समझा जाता था, या इस तरह का एक जो भी प्रोपेगेंडा दुनिया में हुआ वो कामयाब भी रहा और अमेरिका को एक सिविल सोसाइटी, एक मजबूत सिविल सोसाइटी के तौर पर पेश किया जाता था। ट्रंप के आने के बाद पिछले टेन्योर में और इस टेन्योर में जिस तरह उसने इजराइल के कत्लेआम की हिमायत की और जिस तरह दुनिया के अंदर अब अमेरिका जो है एटमी ताकत के इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहा है, फिर अमेरिका के अंदर खुद इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि उनके वो जो बजट के पास ना होने की वजह से वहां पर जो इमरजेंसी का नफाज रहा और पूरा अमेरिका जो है इस वक्त डिस्टर्ब है, वहां बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप की जो पॉलिसी है वो आपको उसमें जमहूरियत कम नजर आती है, उसमें सिविल सोसाइटी का अंसर कम नजर आता है और आपको उसमें सदर ट्रंप ही नजर आते हैं वन मैन शो की तरह, जैसे मौला जेट नहीं बना होता। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर इस तरह नहीं होता। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर आपकी जो कलेक्टिव विजडम है वो आपके इदारों में भी आपको नजर आती है, आपके फैसलों में भी नजर आती है, और फिर आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उन फैसलों की
वो भी, और माशरे के अंदर उसका इस्तेमाल जो है, उस कलेक्टिव विजडम का, उसका जो इतलाक है वो बड़ा विजिबल होता है, उससे माशरे ग्रो करते हैं और उसमें डेमोक्रेसी जो है वो फ्लॉरिश करती है। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर हम बात करें तो अमेरिका का आप बेशक सरकारी मुलाजमीन ले लें, वहां के आम लोग ले लें, वहां तारकीन वतन ले लें, जो सिविल सोसाइटी के राइट्स है ना, जो आप ये समझ लें वो सल्ब होते हैं ना जब तेजी से, तो फिर वो आज का अमेरिका नजर आएगा आपको, कि जहां सिविल सोसाइटी के जो राइट्स हैं, तारकीन वतन के जो राइट्स हैं, और जिस तरह उस स्टेट को चलाया जा रहा है, यानी पूरी दुनिया के अंदर वैसे भी अगर आप चीन की मिसाल ले लें, रशिया की मिसाल ले लें, तो अब डेमोक्रेसी तो आपको कम कम नजर आती है। अमेरिका में थी, लेकिन अमेरिका के अंदर भी वो अब इस तरह नजर आ रही है कि जैसे माइट इज राइट वाली बात कहते हैं ना, क्लब लॉ, कि जिसकी ताकत है वो फिर जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, तो वो भी हाँ करें। ट्रंप भी अपनी वो जो ताकत है या उनका जो मैंडेट उनको मिला था, अब वो ये बताना चाहते हैं कि आई एम द ओनली मैन, आई एम द सुपरमैन। तो अब वो जो सो कॉल्ड सुपरमैन है, वो जो कुछ अमेरिकन सोसाइटी के साथ कर रहा है, उसका रिएक्शन भी हमारे सामने है। और आप ये वाले इलेक्शन देख लें। साहब, अगर वो ये बताना चाह रहे हैं कि आई एम सुपरमैन या वो सुपरमेसी की बात अगर वो कर रहे हैं, तो क्या हकीकत तो उसके उल्ट है, उसके बरक्स है, वो खुद को सुपर पावर कहलाते हैं, तो मतलब वो चीजें ऐसी हैं नहीं ऐसी। देखिए, उनकी जहां तक ताकत का मिलिट्री बिल्डअप है या इकोनॉमी है या बाकी जो उनके पहलू हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो इसी तरह के हैं। लेकिन ताकत जब आ जाती है, रियासतों के अंदर ताकतें आती हैं, रियासतें लेती हैं, लेकिन बात यह है कि उन रियासतों के अंदर वो ताकतें हासिल करने के बाद हुक्मरान क्या जालिम बन जाते हैं, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, या उस ताकत से अपने निजाम को मुस्तहकम करते हैं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी कलेक्टिव विजडम को आगे लेकर आते हैं, ताकि तरक्की का एक ऐसा अमल शुरू हो जिसके अंदर जो है तमाम जो वहां के बाशिंदे हैं वो फायदा उठा सकें। और फिर यह है कि जो उनकी सिविल राइट्स हैं या सिविल लिबर्टीज हैं उसको इंश्योर किया जाए। अब एक तरफ तो यह है कि ताकत का इस तरह इस्तेमाल कर लिया जाए, दूसरा ताकत का कि ना सिर्फ दुनिया भर में आप जो है मिस एडवेंचर्स करें, मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़े, आपके पास चूंकि बेपना ताकत है, दूसरा कि अपने शहरियों के ऊपर भी जुल्म जबर शुरू कर दें, उनके भी राइट्स को है सल्व कर लें, और एक खास और महदूद तबका जिसे आप इशराफिया कहते हैं उसको मजबूत बनाएं। मसलन अब इस केस के अंदर भी एलॉन मस्क भी जो है वो भी मुमदानी के खिलाफ थे, और वो उनके जो मुखालिफ जो सपोर्ट कर रहे थे बंदे, मुखालिफ जो था उनको पूरी तरह उन्होंने सपोर्ट किया। तो अब बात यहाँ यह है कि एलॉन मस्क जैसे जो दुनिया के आप समझे कि अमीर तीन अशखास में जिनका शुमार होता है, और वो सिंबल है उस क्लास के जिसे मैं कहता हूँ दुनिया की 2% क्लास है, और ये अब जो स्टैटिक्स आए हैं वो यानी चंद अफराद जिनके हाथ में दुनिया की 50% से ज्यादा दौलत मरकूज हो गई है। यानी अभी इस वक्त दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसकी वजह से ये देखिए एक ऐसी चेन ऑफ कमांड या ऐसी चेन बनी है जहां पूरी दुनिया से वो पैसे को सक करके वो अमेरिका या इन ममालिक में पहुंचाती है, और वहां के जो कुछ अफराद जो हैं उनके वो बैंक बैलेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। उसमें जो है एलॉन मस्क भी हैं, दुनिया के अमीर 3 शख्स जो अशखास हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो अब ये भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर मुमदानी ने भी ये बात की है कि बेशक आप मजहब के खिलाफ कोई राय दें, यानी इस्लाम फोबिया हो, या आप सिविल सोसाइटी के खिलाफ करें, चाहे जितनी मर्जी दौलत इस्तेमाल कर लें, जितना मर्जी ताकत इस्तेमाल कर लें, उनका ये कहना है कि अवामी ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अवामी ताकत ने ये बता दिया है, मुमदानी की जो कामयाबी है उससे ये पता चल गया कि अगर अवाम बाहर निकल आए, और इनकी आपको पता है कि जो लोग इनकी सपोर्ट के लिए निकले और जिन्होंने पूरी एक एफर्ट की, एक तो पहले ये हुआ कि 1991 में ना, बल्कि यही कहा जा रहा है कि पिछले काफी अरसे के बाद 2000 के बाद यानी सबसे ज्यादा वोट जो है ना मेयरशिप के इलेक्शन में इस दफा पड़े हैं। एक तो है टर्न आउट बहुत ज्यादा हुआ, लाखों की तादाद में वोटर जो है उसमें इजाफा हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर जो इनकी सपोर्ट के लिए लोग निकले वो ज्यादातर तारकीन वतन थे, उनमें ड्राइवर थे, उनमें नर्सिस थी, उसमें शॉप्स पे काम करने वाले थे, पेट्रोल पंप्स पे काम करने वाले थे, इसी तरह टीचर थे। यानी वो लोग जो दूसरी दुनिया से आके अमेरिका की जो रीढ़ की हड्डी है ना इकोनॉमी, उसमें तारकीन वतन जो है, इमिग्रेंट जो है, उन्हीं का मेन रोल है। तो लेकिन उन्हीं के खिलाफ ट्रंप की जो पॉलिसीज है, फिर इस्लाम फोबिया जो है इस हद तक फैला हुआ था कि जिसके अंदर आपको पता है कि वो लंदन के मेयर को कह रहे थे कि वो शरीयत नाफज कर देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन ट्रंप को ये पता ही नहीं चला कि वो तो कह रहे थे, बता रहे थे दुनिया को कि जनाब ब्रिटेन का जो मेयर है लंदन का, वो चूंकि मुसलमान है तो अब यहां पर शरीयत नाफिज हो जाएगी, और वो डरा रहे थे ईसाई दुनिया को
लेकिन अब हुआ यह है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, न्यूयॉर्क सिटी जो है, वहां पर जो बंदा एक आ गया है मेयर, और तमाम तर मुखालफतों के बावजूद स्टैब्लिशमेंट उनकी मौजूद है अमेरिका की, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद मौजूद है उसके अंदर, और फिर उसके अलावा एलन मस्क जैसी पूरी ताकतें, फिर ज्यूज पूरी लॉबी। लेकिन एक बहुत बड़ी मूवमेंट ने यह साबित किया वहां पर कि जनाब वो तो सारा कुछ उल्टा के रख दिया उन्होंने, और ये जो है ममदानी साहब जो है ये मुसलमान हैं, ये इलेक्ट हो गए। मजे की बात है, अब ये कोई ज्यादा अरसा वहां नहीं हुए, ये पैदा भी देखो 1991 में ये युगांडा में पैदा हुए। अच्छा, ठीक है, ये बेसिकली अफ्रीकी निजाद है, और ये अभी इनको वहां पे जो नेशनैलिटी मिली है उसको भी कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, गालबन 2000 के लगभग जो है ना 2021 में ये इनको को मिली है। तो इतनी तेजी से ये न्यूयॉर्क के मेयर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और फिर सबसे कम उम्र मेयर 100 सालों में, अमेरिका की जो तारीख बताती है कि पिछले 100 ईयर्स में आपके वहां पे जो भी इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शन में मेयर के ऊपर इतनी कम उम्र आदमी नहीं आ सका। तो मेरा ख्याल है ये वो रिएक्शन है जो आप कुछ अरसा कबल आप देख रहे हैं कि अमेरिका की सड़कों के ऊपर, गलियों में, चौराहों में जो अमेरिकी निकलकर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ये उसमें ड्रॉप इन द ओशन नजर आ रहा है कि यानी इब्तदा हो चुकी है। और उसमें ट्रंप ने जिन जिन नुकात के ऊपर दुनिया को और अमेरिकन को डराया है, उसके अपने मुल्क के अंदर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन इसका आना है, ये बड़ा एक मेरा ख्याल है स्ट्रेंज है, इसमें वो भी सर जोड़ के बैठेंगे। जो अमेरिका के अंदर से ही जो सिविल सोसाइटी की आप बात बता रहे हैं कि गजा के हवाले से या गजा पे जेनोसाइड के खिलाफ सिविल सोसाइटी के अंदर से एहतजाज की आवाजें भी आती रही और वो सड़कों पे एहतजाज भी करते रहे, ये उसी का नतीजा है या उसी का खामियाजा है जो डोनाल्ड ट्रंप भुगत रहे हैं। लेकिन वो अभी भी अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रहे, तो फिर उनको इस चीज का बिल्कुल भी इदराक नहीं है कि अभी तो रिजल्ट आया ना, तो मैंने उसका नतीजा भुगत लिया है, तो मुस्तकबिल में इसके नताइज क्या हो सकते हैं? अच्छा, वो ये कह रहे हैं, देखें उसमें ट्रंप का जवाब है ना, वो जो ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी चूंकि बैलेट पेपर पे मैं नहीं था मौजूद, यानी मेरी तस्वीर नहीं, अगर होती तो मैं जीत जाता। अच्छा। एक तो उनको ये लगता है कि अगर मैं होता तो वहां पर सारा कुछ जो है, वो ये जारी का बात है, मेयर के इलेक्शन है, इसका थोड़ा डिफरेंट तरीका कार है उनके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मेरी पिक्चर होती तो फिर हम यहाँ पे कामयाब हो जाते। फिर दूसरे अपने लोगों को वो ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर जो इमरजेंसी का निफाज है उसने रिएक्शन पैदा किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गौर करें तो ममदानी ने कुछ अर्सा कबल एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी। उसने ये कहा था कि जो इजराइल जो है और नेतन्याहू जो है वो जो बेगुनाह लोगों के जेनोसाइड फलस्तीनियों का जो हो रहा है उसके अंदर मुलविस है, और अगर वो न्यूयॉर्क आया तो वो पूरी कोशिश करेंगे अपना इन्फ्लुएंस यूज कर जहां जो भी उनके पास ताकत है वो इसको वहां पर गिरफ्तार करवाएंगे। तो इन्होंने तो बड़ी खुल के, और आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ज्यूज लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, जायनिज्म लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है। तो उसके बावजूद ये मेरा ख्याल है जो ज्यूज लॉबी है वो भी इसके ऊपर मेरा ख्याल है अंगुश्ते बदंदा भी होंगी, परेशान भी होगी कि ये सब क्या हो रहा है। तो वहां पर एक तो मुझे ये नजर आ रहा है कि तारकीन वतन जो है बहुत एक्टिव हो गए हैं, और अमेरिका में तारकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बल्कि अमेरिका चल ही रहा है तारकीन वतन पर। हत्ता कि अभी ट्रंप जो है तारकीन वतन की बात तो करते हैं, खुद इनके बाओजदाद जो है वो भी तारकीन वतन थे, जो इनके वालदैन या उसके जो पीछे की अगर आप नस्ल इनकी देख लें तो वो भी तारकीन वतन ही थे। तो अब ये खुद को बड़े अमरीकी साबित करना चाहते हैं। अमरीका बना ही तारकीन वतन के ऊपर है। टोटल अमरीका अगर आप देख लें उसकी आबादी के अंदर तारकीन वतन की रेशो तो ये बहुत ज्यादा है। ये बल्कि खुद जो अमेरिकन हैं जो गोरी चमड़ी वाले हैं ये भी बेसिकली ब्रिटेन के बशिंदे हैं। ये कौन से लोग थे जिनको ब्रिटेन ने अपने दौर के अंदर, ये वो लोग थे जिनको जेलों में, ये क्रिमिनल्स लोग थे, जेलों में निकलकर, जेलों में किसी को सजाए मौत थी, किसी को उम्र कैद थी, तो उनको निकाल के अमेरिका भेजा गया था ताकि वहां पर जो उनकी मुकामी आबादी है डेड इंडियंस उसको मारे और उस पर कब्जा करें। और ये वो आबादी थी जिसने ये सारा किया, और फिर अपने साथ और भी तारकीन वतन आते रहे दुनिया से इनके। तो अब ये तारकीन के वतन के खिलाफ ही एक बुनियाद परस्ती की बात करते हैं, ये एक अमेरिकन नेशनलिज्म की बात करके इनको वोट बैंक तो मिला है, और उसके पीछे आपको पता है जायनिज्म लॉबी जो है बहुत बड़ी एक सपोर्ट है। वैसे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वही आता है जिसके पीछे उस लॉबी की सपोर्ट होती है, लेकिन इस मेयर का आना ड्रॉप इन द ओशन इस अंदाज में है कि वो जो मुखालफत वाली कुव्वतें हैं जो मुखालिफ में खड़ी हैं, जो ये समझ रही हैं कि इजराइल के अंदर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, इस्लाम फोबिया के नाम पर मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा है, और फिर यह है कि जो गरीब तबका है, खुद वहां की जो क्लास है, क्योंकि वहां पर अमीर तबका जो है जो कि ट्रंप का मददगार है
जिसमें एलॉन मस्क के अलावा और वहां के टॉप के बिजनेसमैन हैं, तो वो जो बिजनेसमैन है वो पूरे अमेरिका की वो वहां की जो पॉलिसीज ऐसी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत बड़ा एक शिकवा है, गिला है, शिकायत है, एहतजाज है ट्रंप के ऊपर भी, वहां के सरकारी मुलाजिमीन भी कर रहे हैं और बाकी भी जगहों पर कि जनाब यहाँ की जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो वहां के जो आप समझे वेल टू डू तबका है उसको ताकतवर बनाने के लिए की जा रही हैं, और वो जो आम आदमी है उसकी जिंदगी अमेरिका में मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। अभी आपको पता है कई कई माह की तनख्वाह नहीं सरकारी इदारों के मुलाजमीन को मिली थी, चूंकि एक वो फिर उससे एक टसल जनरेट हुई दोनों पार्टियों के, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के दौरान, और फिर एक किसी और अहम शख्सियत से पैसे पकड़कर ट्रंप ने वो तनख्वाहें पे की। तो अभी वहां पर अमेरिका के अंदर एक नया इनकलाब जन्म दे रहा है। ममदानी का जीतना इस बात की निशानदेही है कि अमेरिका इज गोइंग टू फेस अनदर रेवोल्यूशन। ऐसा ममदानी के खिलाफ जो है वो नस्ल परस्ती के हवाले से या फिर इस्लामफोबिया के हवाले से जो है वो अब हमले तेज होना शुरू हो गए हैं, कैसे वो डील करेंगे इन हमलों से और इतने जो मुतसबाना रवैया है उससे? देखिए, ये जो आप अंदाजा करें ना कि दुनिया के अंदर अगर टेररिज्म हुई है ना, अगर दहशतगर्दी, तो इसके मम्बा, इसका इब्तिदा करने वाले ये खुद ही अमेरिकन भी हैं, ये गोरे हैं, और इसमें ज़ायनिस्ट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब इनके पास मुखालिफ को गिराने के दो तीन तरीके होते हैं। अच्छा, चूंकि डेमोक्रेटिक निजाम इन्होंने अपने वहां पे लगाया हुआ था, ताकत तो इन्हीं के पास होती है, लेकिन उसी निजाम के अंदर कोई अगर कोई मुखालिफत में आ जाए तो फिर ये उसको तोड़ने के लिए लग जाते हैं। अब उसके लिए ये है कि ऐसे लॉस बनाए जाएंगे कि वहां पर जिन लोगों ने वोट दिया उन्हें पनिश किया जा सके, उन्हें पेनलाइज किया जा सके। फिर ऐसी पॉलिसीज लाई जाएंगी ताकि अमेरिका के अंदर कोई और जो आप समझे उनकी वो जो कोई और स्टेट है वहां पर इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में फेस ना कर सके, जो है ऐसी उन्हें फेस ना करनी पड़े। तो अब सूरत हाल ये कि ओवरऑल पूरे अमेरिका के अंदर अब ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी ये बड़ी गौरतलब बात है कि यानी ये जो जीते हैं ममदानी साहब, अब मेरा नायर जो है एक ऑस्कर अवार्ड में इनका नाम नॉमिनेट हुआ था, ये इंडियंस हैं बेसिकली। अच्छा, ठीक है। और इनके फादर जो है वालिद महमूद ममदानी, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। तो बेसिकली वालदैन इनके इंडिया के हैं और खुद ये जो है जो कांगो में पैदा हुए, और इनके ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों से बड़े ज्यादा अच्छे हैं, और ये बड़े ओपन माइंडेड आदमी हैं। और इनकी जो पॉलिसीज हैं, इनकी जो शख्सियत है, वो सिविल राइट्स की यानी दीन को या इस्लाम को बुनियाद बनाकर नहीं है। ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि लोगों पर जुल्म ना हो, उन पर ज्यादती ना हो, सिविल सोसाइटी को मजबूत किया जाए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है कि ट्रंप के एक एडवाइजर जो थे, जो बड़ी तेजी से इजरायली पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, पिछले दिनों उनको मर्डर कर दिया गया था, और उसका इशारा भी यही गया था कि जनाब इनको भी ज़ायनिज़्म लॉबी ने मर्डर किया। तो अब इनकी जो कामयाबी है देखना यह है कि अब वो जो मुखालिफ लॉबी है किस हद तक इनके खिलाफ जाती है। क्या ये सरवाइव करते हैं, ये सरवाइव कर सकेंगे? दूसरी बात है कि इनकी शक्ल में शायद एक होप सी एक जनरेट हुई है, वो ये कि सब ममदानी की जो कामयाबी है इनके लिए इंडियन मीडिया बड़ा सीखता नजर आ रहा है। नहीं, इंडियन मीडिया तो खुश हो रहा है। इंडियन मीडिया सीखपा नहीं है बल्कि खुश है, और वो उनको अपने साथ जोड़ रहा है। अच्छा, ठीक है ना। इंडियन ने याद है इसलिए इंडियन मीडिया जो है उसको जारी बात है कि वो जो उनकी वो जो मैंने भी मीरा नायर जो है वो इंडियंस है ना, तो बेशक वो फिल्में बनाती हैं। अभी इंडिया के अंदर जितने आर्टिस्ट हैं वो इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने फिर कहा ना कि ये खुद तो इंडियंस नहीं है, इंडियन निजात नहीं है, इनके वालिदैन हैं। अब इंडिया कहीं ना कहीं कोई फायदा उठाना चाहता है, लेकिन बहरहाल मुसलमान है तो इंडिया को फायदा इसलिए भी मिल सकता है। खुद इंडिया के अंदर मुसलमानों की जो हालत ज़ार है वो आपके सामने है, जिस तरह कुचला जा रहा है, जैसे कश्मीरियों को सिर्फ इस बात पर कि वो मुसलमान है उनको कुचला जा रहा है, इसी तरह इंडिया के अंदर जो बाकी मुसलमान तबकात है, हत्ता कि वहां के आपको पता है कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वो भी इस वक्त जो बुनियाद परस्ती की, हिंदू तवा की पॉलिसीज के तहत जो वहां पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं उस पर नाराज नजर आते हैं, उस पर खौफजदा नजर आते हैं। वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो गया। वो चाहे शबाना आजमी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बात यह है कि वहां पर जो सूरत हाल है मुसलमानों के साथ, इंडिया अब उसको कैच करने की कोशिश करे, क्योंकि अमेरिका के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इंडिया पहले से ही बहुत बड़ी एक तन्हाई का शिकार भी, अगरचा कि एक दफाई मुआहदा अमेरिका ने साथ किया है, लेकिन बहरहाल
एक तन्हाई का वो शिकार भी है। अच्छा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे लंदन के अंदर उनके जो कैंडिडेट्स माजी के अंदर कामयाब होते रहे हैं, फिर उसके अलावा यह है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर भी एक इंडियन निजात एक दौर में हुए हैं जो पिछले थे। तो अभी बात करूं अगर उनकी, तो फिर अमेरिका के अंदर अगर इस तरह की तब्दीली आती है तो वो उसको कैश करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के लिए भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान के अंदर इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं यहाँ के कुछ हलकों के अंदर, और ये बड़े अच्छे तरीके से उर्दू भी काफी हद तक बोल लेते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई मसला है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के अंदर वो जो इस्लाम फोबिया फैलाने वाले लोग हैं, या जायनिज्म है, जायनिस्ट हैं, या जेनोसाइड कर रहे हैं जो फलस्तीन के अंदर, फिर उसके अलावा तारकीन वतन के साथ अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, वो लग रहा था कि कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो अब तो सूरत हाल ये है ना कि एक मेयर का आ जाना, अगर चाहे जाहिर बात है मेयर को इतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन एक सिंबल आ जाता है। राइट। फिर एक शहर है, फिर ये अवाम के अंदर जो इस वक्त ख्यालात हैं, अवाम के जज्बात हैं, उसकी वाइब्स हैं बेसिकली, है बड़ी वाइब्स हैं जो कि ये बताती हैं कि जनाब अवाम क्या सोच रही है। तो हमेशा से अमेरिका की जो माजी की सियासत है वो उसका महवर व मरकज अवाम होती थी। उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्शन होते थे, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो पूरी दुनिया की तवज्जो उन पर होती है, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि हम एक जमहूरी निज़ाम जो है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग जमहूरी निज़ाम है। वहाँ अवाम की जो मैंडेट है उसको माना जाता है, अवाम जो कहती है वो होता है। फिर ये इलेक्शन है हमारे बड़े फेयर होते हैं, उस फेयर इलेक्शन के नतीजे में एक फेयर मैंडेट के तहत एक प्रेसिडेंट बनता है। इसी तरह चले ये आ गया। एक तो उनका इससे ये जो आपने बात की कि अभी साबित होता है कि अमेरिका का अभी जो इलेक्शन का निज़ाम है वो बड़ा स्ट्रांग है। राइट। उसके अंदर आप चाहते हुए चाहे गवर्नमेंट में ट्रंप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंडेट है उसके तहत आज भी अमेरिका के अंदर अगर कोई मेयर इलेक्ट हो सकता है तो कल को प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये होप लगा लिया है कि क्या इनकी शक्ल में, चूंकि बड़े यंग है, तो फ्यूचर में नियर फ्यूचर में या आगे चलकर क्या ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्योंकि अगर न्यूयॉर्क के अंदर इनकी इतनी बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि इन्होंने ऐलानात जो किए थे वो ये किए थे कि तारकीन वतन के हवाले से वो जो है वो पूरी तरह अमेरिका के सदर का मुकाबला करेंगे। फिर इनके ऐलानात ये थे कि ट्रांसपोर्ट जो है उसको मैं फ्री कर दूंगा। वहां पर जो किराए हैं बहुत ज्यादा हैं, वो किराए जो हैं उनको मैं जो जितना वो बढ़ रहे हैं उनको वहीं पे सीज करूंगा, फ्रीज कर दूंगा, ये किराए मत बढ़े, ज्यादा आगे ना बढ़े। फिर एजुकेशन, फिर खास तौर पर खवातीन की जो हेल्थ के निज़ाम है जिसमें गायनी के इश्यूज हैं, औरतों के जो इश्यूज हैं, फिर बच्चों के जो इश्यूज हैं हेल्थ के हवाले से, उसको रिजॉल्व करूंगा। तो ये उनका मैंडेट था। ये उनके वो क्या कहते हैं कि जब वो आए थे तो उन्होंने मंशूर दिया था। तो अब जो मंशूर होता है, अब बाकी दुनिया में शायद पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, मंशूर देती हैं जमातें, लेकिन मंशूर अमल नहीं होता। और बाद में अगला इलेक्शन आता है तो ये नहीं पूछा जाता कि आपने वो जो पिछला मंशूर दिया था वो तो आपका पूरा नहीं हुआ और आप अगले इलेक्शन में आ गए। लेकिन पाकिस्तान में ना असल में मरूसी सियासत है, ये और अंदाज में चल रही है। अमेरिका के अंदर मिसबा ये आज भी है कि आपकी पार्टी आती है, वो मंशूर देती है कौम के सामने, दूसरा कैंडिडेट भी देता है और फिर उसमें वो सिलेक्शन करते हैं कि भी किसका मंशूर अच्छा है, जो उन्हें सूट करता है। फिर उसके बाद अगर वो कैंडिडेट कामयाब हो जाता है और अगली टर्म के अंदर आके उस मंशूर पर नहीं चला होता तो वो फिर उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मंशूर पे तो बात ही नहीं होती ना, वहां पे जो आपका मैनिफेस्टो है उस पर बात होती है कि मैनिफेस्टो आपने क्या दी है, उसके नकात क्या है। अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो पर इलेक्शन जीत कर आना शुरू हो जाएं, तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी भी रिवाइव करेगी। पाकिस्तान के अंदर उन्हें भी पता होगा कि अगले साल हमने इलेक्शन में जाना है इन जमातों को कि हमें फिर अवाम वोट नहीं देंगे, हमने जो बातें की थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये होता है तो यहाँ तो बड़े आसानी से इवन इमरान खान साहब की मुझे याद है कि जो उन्होंने इलेक्शन किए थे तो उन्होंने यू टर्न लिया, तो उन्होंने कहा यू टर्न लेना अच्छा है। फिर एक और पार्टी थी, उसने कहा जी ये तो इलेक्शन वादे होते हैं। मसलन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि जी इलेक्शन में तो हम बहुत बहुत वादे कर लेते हैं लेकिन अमलन ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन वहां पर जब इलेक्शन में वादे करते हैं तो वो फिर उनका मुहासबा होता है, उनकी आवाम कहती है जी आपने तो ये हमसे वादा किया था। मुखालफत देखने में आ रही है ममदानी के हवाले से, ऐसे सब ये मुखालफत इस चीज का सबूत है कि वो अब ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनके लिए या किसी तब्दीली के हवाले से वो एक खतरा बन चुके हैं। जी बिल्कुल खतरा बन चुके हैं। न्यूयॉर्क जो है, मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा सेंटर है जिसकी वाइब्स पूरे अमेरिका में जाती हैं, यानी हर स्टेट तक उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर जाता है। तो अब वहां पर उनकी कामयाबी का मतलब यह है कि बाकी स्टेट्स के अंदर भी ये ख्यालात जो हैं जिसके तहत या अवाम के वो जज्बात जिसके तहत ये कामयाब हुए हैं वो तेजी से जड़ें पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब
मैंने फिर आपसे कहा कि ये जो है बात मेरी बीच में रह जाएगी कि ममदानी साहब जो है इनके बारे में कि क्या ये अमेरिका के कल को एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उसका स्कोप नहीं है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले ये है कि बंदा वो होना चाहिए जो कि पैदाइशी तौर पर अमेरिकन हो। अच्छा, तो ये तो अभी आए हैं, इन्होंने तो आके वहां पर आपको पता है कि नेशनैलिटी ली है, तो ये तो कम से कम वैसे नहीं हो सकते। हाँ, उनकी पॉलिटिक्स में आगे चलकर डेमोक्रेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उनके ये अच्छे मेंबर बन सकते हैं, या मुराद ये है कि उनके एक स्ट्रॉन्ग उसके अंदर एक रोल कर सकते हैं डेमोक्रेट्स के अंदर। तो उनकी जो सियासत है अमेरिका की, उसमें फ्यूचर में इनकी काफी जगह मौजूद है और ये जाएंगे आगे। अब देखना ये है कि एक साल के अंदर इनको कामयाब होने दिया जाता है, या जो मंशूर ये लेके आए हैं ये कैसे कामयाब होंगे, क्योंकि जाहिर बात है एक फ्लो होता है पैसे का, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, और वो उनके पास 101 हथियार होते हैं डिस्टर्ब करने के। फिर उसके अलावा जो बढ़ती हुई नफरत है, जिसका शिकार अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका के एक एडवाइजर हुए जिनको टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया, ठीक है, वो भी एक तबका वहां मौजूद है। वो इनको कितना कामयाब होने देता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सही, आगे बढ़ेंगे। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया ने जो है वो एहतजाज पर मौजूद एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। चूंकि ऐसा तनख्वाहों में इजाफा ना करने के हवाले से जो है वो कौमी एयरलाइन के जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं उन्होंने गैर एलानिया एहतजाज किया है। अब जो है वो पेशकश की गई है मुज़ाकरात की। अच्छा, ये बड़ा अफसोसनाक है जब अगर किसी के जायज मुतालबात हैं तो हमारे यहाँ पर जो ताकतवर तबका होता है या जो पीपल हु आर इन अथॉरिटी, वो क्या करते हैं कि उसको इग्नोर करते रहते हैं, अथॉरिटी की और ताकत की बुनियाद पर इग्नोर करते हैं और समझते हैं इनको कुछ नहीं है, और जब वो अपनी असल ताकत बताते हैं तो फिर समझ आ जाती है, फिर मुज़ाकरात की ये पेशकश भी कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान जैसे फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासर हुए हैं, उससे पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई है ना। शर्मनाक है कि आपके जो ट्रैवलर जिन्होंने अब्रॉड करना था, किसी ने अमेरिका जाना था, किसी ने लंदन जाना था, किसी ने कहीं जाना था, तो उनकी फ्लाइट्स मुतासर होने की वजह से उनके जो सारे सफर है मुतासर हुए, और फिर अब जाकर उन्होंने आज कुछ फ्लाइट्स गई हैं, ठीक है, वो भी कि उन्होंने गारंटी दी कि हम चलें, आपके मानते हैं मुतालबात। तो अगर उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके इश्यूज का जो है रिजॉल्वेबल हैं, तो उनको रिजॉल्व कर देना चाहिए। अभी तो ये कुछ करेंगे ना, लेकिन अब ये है कि कुछ के ये मुतालबात को मान लेंगे, कुछ के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई करेंगे, यही होता है। लेकिन इससे आपकी जो नेशनल एयरलाइन को जो पूरी दुनिया में एक धचका पहुंचा है, आपकी एक जो पिक्चर गई है, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अब गवर्नमेंट को जितनी जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन अब उसमें एक और मसला भी आ गया है कि अब जितने भी लोग कराची के अगर वो हैं रहने वाले, तो वो तो अगर बैरूनी दुनिया जा रहे हैं, कराची से कर रहे हैं, तो उनको तो वो जाने दे रहे हैं। अब एक नई पॉलिसी सामने आ गई है कि जनाब किसी और शहर से कोई बंदा जो कराची का बाशिंदा नहीं है और वो आता है कराची से फ्लाइट लेता है, एमिरेट्स की करता है या कहीं और जाता है, तो उसके लिए स्पेशल चेक है, सर्टिफिकेट जारी होगा या कोई उसका चेक है, उसमें उसको क्लियर किया जाएगा और फिर भेजा जाएगा। मतलब ये पॉलिसी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसी सामने आई है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं। उसमें क्या है कि अगर वो लाहौर से कोई जा रहा है तो उनको तो आप उनको चेक करेंगे। ऑफलोड किया गया है 1-2 फ्लाइट्स के अंदर से मुसाफिरों को, 40-50 की तादाद है जिसके अंदर, जिनके पास वैलिड वीजे भी मौजूद थे, या अगर वो उम्रे पे जा रहे हैं या उनके पास वर्क परमिट है, उसके बावजूद यानी उनके तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन उनको उतार दिया गया फ्लाइट्स के ऊपर कि जी इनको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक्ट जो है ये बहुत गलत एक्ट है। इसका जो पैगाम है पूरे पाकिस्तान में जाएगा, उससे नफरतें बढ़ेंगी, उससे कबाहतें पैदा होंगी, क्योंकि ये लाहौर वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, कराची के अंदर जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वहां पर ज्यादा लोग सफर करते हैं थ्रू कराची, लेकिन अब बहुत सारी और जगहों पे भी करते हैं। लेकिन अगर कराची वालों के लिए ये पॉलिसी हर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के बन जाए, अगर किसी कराची वाले ने बाहर जाना है, अगर वो नेशनल अगर उसका वो आईडी कार्ड जो है CNIC जो है वो बना हुआ है कराची का, और अगर फर्ज किया उसने लाहौर के किसी एयरपोर्ट से बाहर की फ्लाइट पकड़नी है तो उसको उतार लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये जितनी भी पॉलिसीज हैं ये अवाम के लिए ही वबाले जान है। अगर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं ये पॉलिसीज उनके ऊपर भी लागू होगी, या वो जहां चाहें जैसे मेरी बात सुने, वो तो जितनी आपकी जो आपकी अशराफिया है ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इनके लिए पाकिस्तान तो ऐसे ही है जैसे मुगलिया सल्तनत, जिसमें बादशाह जैसे मर्जी कर रहे होते हैं, तो आम आदमी की तो कोई हैसियत नहीं होती। यहाँ आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि यहाँ का जो वजीर आला होता है उसकी एक सरकारी अफसर, कौन सा सरकारी अफसर है जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो आपका मशीनरी है सरकारी, वो उसको उसके लेवल पे समझती है।
एक मैं आपको वाकया बता देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या आपके वजीर आला का भी क्या मुकाम होता है। पंजाब के जो वजीर आला थे चौधरी परवेज लाई साहब थे, तो उन दिनों मुझे इत्तेफाक था, उनके साथ हम जाया करते थे बाय एयर, हम और कभी हम उनके साथ गाड़ियों में पंजाब के दौरे किया करते थे। एक दफा मैं मुल्तान एयरपोर्ट पर जाना पड़ गया और वहां से परवेज लाई साहब जो थे उनको प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने बुला लिया, तो वहां से वो और प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में बैठ के चले गए। वापसी पे हमें जो है ना पीआई की फ्लाइट पे आना पड़ा। पहले तो हम उनके त्यारे में उनके साथ थे, उनका चॉपर अक्सर जाया करता था, हम चॉपर में साथ थे। वापसी पे उन्होंने कहा जी आप पीआई की फ्लाइट से चले जाए। तो पीआई की फ्लाइट जो थी उस वक्त वहां से मुल्तान से 2 फोकर चला करते थे। उस फोकर के अंदर या जो भी जहाज था उसके अंदर एक बड़ी सी सीट लगी हुई थी। अच्छा। वो सीएम पंजाब के लिए थी, वो विजिबल नजर आती थी कि जैसे यहाँ सीएम साहब बैठेंगे और बाकी सारी दाएं बाएं जितना भी उनका स्टाफ है ये बाकी लोग जाएंगे। अच्छा। जब वो इस्लामाबाद चले गए तो उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि अब वजीर आला तो चले गए हैं, तो अब ये सीट खाली रखी जाएगी। सही। तो ये सीट पर अब कोई और नहीं बैठेगा। अगर प्रोटोकॉल वाइज देखा जाए तो सीएम की सीट है वो। सही। लेकिन हमने ये देखा कि एक डीआईजी आगे उस वक्त, तो वो एयरपोर्ट पर जब आए तो मैंने देखा कि वो कस्टम वाले और जितने भी वहां का स्टाफ था वो उनको सल्यूट कर रहा था, उनके आगे पीछे घूम रहे थे। फिर ले जाके लाहौर आते हुए उस फ्लाइट में वजीर आला की सीट पर एक डीआईजी को बिठा दिया गया और उनको एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ वहां बिठाया गया और उसी प्रोटोकॉल के साथ वो फिर लाहौर पहुंचे। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, उसमें जो आपका अवामी नुमाइंदा है, पंजाब का वजीर आला जो 11.5 करोड़ आबादी, बल्कि अब इसमें ज्यादा है, उसका जो नुमाइंदा है जब वो आता है तो उसकी सीट के ऊपर जो आपके मुल्क के अंदर जो असल ताकतवर अशराफिया है वो समझती है कि उसकी क्या हैसियत, तो वो एक डीआईजी को उससे ज्यादा बेहतर समझती है। सही। ऐसे सब इंजीनियर्स ने इस हवाले से जो रद्द-ए-अमल दिया है, उनका कहना है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो जाता और जो अलाउंसेस हैं उनमें भी वो नहीं हो जाता इजाफा, उस वक्त तक उन्होंने कहा है कि जुज़वी तौर पे जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। अब पीआईए ये मुतालबा उनकी तरफ से ये लॉजिक पेश की जाती है कि चूंकि जो पीआईए है वो माली बहरान का शिकार है, तो आपके मुतालबात कैसे पूरे करें? ये अभी फिर कैसे आगे चलेगा सिलसिला? अगर पीआईए माली बहरान का शिकार है, मुतालबात पूरे ही नहीं हो रहे, फिर देखिए बात यह है कि ये तो भी क्राइसिस मुझे मजीद डीपन होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर इस मुल्क के अंदर हालात बड़े खराब हैं, इदारे क्राइसिस में हैं, तो चलो रेलवे की मिसाल लेते हैं। अच्छा। उनकी जो टॉप सेक्रेटरीज हैं, जो टॉप डायरेक्टर्स हैं रेलवे के, रेलवे काफी अरसे से खसारे में है, लेकिन उनके कभी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम नहीं हुए, बल्कि वो हर साल उसमें इजाफा होता। इसी तरह आपके गवर्नमेंट के आप जजेस ले लें, अपने आप ब्यूरोक्रेट्स ले लें, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जिन इदारों में ये काम करते हैं, मुझे बताएं कौन सा सरकारी इदारा जो है वो इस वक्त प्रॉफिट में है? कोई भी इदारा आपका प्रॉफिट में नहीं है। हाँ, जो वहां पर काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां का कोई सेक्रेटरी है, वहां का कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, वहां का कोई आप समझें कि सुपरिटेंडेंट है, उन सबको हर साल उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी होता है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी हैं, उनके पास इख्तियारात भी होते हैं। अगर ये मसला है कि इदारे जो हैं नुकसान में हैं और उनके लोगों को आप जो है नहीं दे सकते, तो फिर तमाम इदारों में ये टॉप टू बॉटम करें ना। इसको ये क्या है कि पीआईए का जो हेड है वो उसको तो उसकी तनख्वाह देखें और उसको उसकी मराद देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाकी जो वो क्या कहते हैं मंजूर नजर अफराद जो हैं, वो जो ये बाकी अभी पीटीवी के अंदर देखें ना कि जो मंजूर नजर अफराद गवर्नमेंट के होते हैं, जब उनको तनख्वाहों पे रखा था को 10 लाख पे लगता है, को 8 लाख पे लगता है, जो वहां 14 साल से 15 साल से लोग काम कर रहे होते हैं, 20 साल से काम, उनको 70,000 80,000 लाख से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। तो बात यह है कि असल मसला ये है कि ये जो क्राइसिस पैदा किया जाता है या बताया जाता है जी क्राइसिस के अंदर हम हैं, तो ये क्राइसिस भी नीचे वाले तबके के लिए होता है। अच्छा, ऐसे साहब आपने कहा कि मुल्क का कोई इदारा ऐसा नहीं है जो खसारे में ना हो या माली बहरान का शिकार ना हो। पीआईए हो, रेलवे हो, हर इदारे को आप देख लें वो माली बहरान का शिकार है। तो फिर हुकूमत की कारकर्दगी जांचने का पैमाना क्या है? सारे इदारे खसारे में हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट की कारकर्दगी जांचने के लिए कहा जाता है कि चूंकि इदारे तरक्की कर रहे हैं लिहाजा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे? देखिए, आज औरंगजेब साहब जो हैं हमारे वजीर खजाना, उन्होंने आज फिर एक दफा स्टेटमेंट दी है कि जनाब मेरा ख्याल है काफी लंबी एक तादाद थी इदारों की, एक लिस्ट बताई है सरकारी इदारों की, जिन्होंने कहा जी उन्हें हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो अगर तो ये तरक्की कर रहे हैं इदारे, तो फिर उन्हें प्राइवेटाइज करने की जरूरत क्यों हुई महसूस हुई? दूसरी बात यह है कि अगर इकोनॉमी इतनी ही बेहतर है, ठीक है ना, तो फिर इदारे जो है उनकी हालत जार इस तरह की क्यों है?
तो जो इदारे जो है ना, ये बेसिकली नालायकी है आपकी ब्यूरोक्रेसी की, आपके वो सियासी लोग जो इसके ऊपर यानी निगरान बनकर आते हैं, असल में होता है इन इदारों को लूटा बड़ा जाता है। एक सियासी भर्तियां, अपने मंजूर नजर अफराद को मेरिट की धज्जियां बखेरी जाती हैं। फिर अब इन अदारों के एसेट्स पे नजर है, औने पौने में इनको बेचा जाता है, और फिर इनको खरीदने वाले भी इन्हीं के लोग होते हैं। जब इनको खरीद लेते हैं तो फिर ये अचानक की तरक्की में करना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी प्राइवेट इदारे और फर्में होती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, उनमें से मेजोरिटी जो है वो तरक्की कर रही होती है, राइट, उनके बिजनेस बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये सरकारी इदारे कई दहाइयों से नीचे नीचे जा रहे हैं, ये तनाजुली का शिकार। मगर आम प्राइवेट लोग जो हैं, जिनकी वो चले मरूसी जगह होती है या उन्होंने खुद बनाई होती है, वो कामयाबी से चला लेते हैं। ये जो इतने पढ़े लिखे खुद को क्लेम करते हैं अपने, मैं समझता हूं कि बहुत ही कोई जहानत के मंबे जो आपके ब्यूरोक्रेट्स समझे जाते हैं, जिनके प्रोटोकॉल्स हैं कि जब एक असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बाहर निकलता है तो मौज जफरे मौज होती है, कोई उसके ऊपर छतरी ला रहा है, कोई उसके आगे से अवाम को हटा रहा है, उसने टमाटर भी चेक करने हैं तो वो आ रहा होता है कि इसको धूप ना लग जाए। वो इतने नालायक लोग हैं बेसिकली, नालायक भी नहीं, लाइक तो है, लेकिन ये इवल जीनियस लोग होते हैं। ये आके इन्हें पता है कि लूटना कैसे है। अच्छा, इससे बड़ी नालायकी क्या है एहसन साहब, इससे बड़ी नालायकी क्या है कि अगर इदारे आपसे नहीं चल रहे तो आप जो है वो सोल्यूशन ये बताते हैं कि उनकी निजकारी कर दी जाए। ये नालायकी है ना, ये स्टैम्प है इनकी नालायकी के ऊपर कि सरकारी इदारों की जो निजकारी है, अगर ये इदारे नहीं चला पा रहे तो ये नालायक है सारे लोग। तो ये नालायक है तो इनको फारिग करें, और ऐसे काबिल लोगों को इन इदारों में लाए जो इनको फॉल कर सके इन इदारों को। इनको ये जानबूझकर एजेंडा है, ये आपका IMF का एजेंडा है, और बहुत सारे और जो आपकी कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें होती हैं, और फिर वो जो लालच और हिर्स और तमा में का शिकार आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ इन इदारों को नाकाम बनाते हैं और फिर इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश कर देते हैं। तो 60 इदारे आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइज पाकिस्तान में कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म को भी की सीट को प्राइवेटाइज कैबिनेट को भी प्राइवेटाइज कर दें, गवर्नर की भी सीट को प्राइवेटाइज कर दें, और वज़ीर आला की सीट को भी प्राइवेटाइज कर दें। सही है, फिर तरक्की हो जाएगी ऐसे में। सर आप खुद कह रहे हैं जो प्राइवेट इदारे हैं या जो भी प्राइवेट है वो तो मुझे उम्मीद है कि फिर हो जाएगी, फिर तरक्की हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। माहिरीन माशियात का कहना है कि अगर हम दरामदात में मजीद इजाफा करते हैं तो ऐसे सब दरामदात बरामदात अभी ये देख रहे हैं कि कोई भी, अभी हम बात भी कर रहे हैं कि मुसलसल जो है वो खसारे का शिकार है। आज भी बताया गया है कि आपकी जो दरामदात हैं चूंकि वो बढ़ रही हैं, लिहाजा मुल्क खसारे में है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी एक ये मैं समझता हूँ कि आई ओपनर है सबके लिए। एक तरफ आपकी गवर्नमेंट के अदादोशुमार हैं, उनके दावे हैं, उनके वादे हैं, उनके क्लेम्स हैं, वो ये है कि जी पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, सही। लेकिन ये बता रहा है जो अभी फिगर्स आई हैं कि वो तकरीबन $1 ट्रिलियन के करीब जो है ना, 1000 अरब का नुकसान हो चुका है। अच्छा। और ये चंद माह के अंदर हुआ है, ये जो मौजूदा इब्तदाई महीनों के अंदर हुआ है, जिसके अंदर दरामदात बहुत बढ़ गई और बरामदात नीचे चली गई। बरामदात नीचे जाने का मतलब मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी तब तक मुल्क जो है ना तो कर्जे उतार सकता है, ना आपकी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। दरामदात का बढ़ना ही ये मतलब है कि आपकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा एक प्रेशर आ गया, आपका करंट अकाउंट खसारा वो बढ़ जाएगा। फिर आपका जब दरामदात बढ़ेंगी तो आपका नेशनल एक्सचेकर के अंदर से जो आपने फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर जो पैसा रखा हुआ है, उसमें डॉलर्स रखे हुए, ये सारी बात है उस पेमेंट्स पे चले जाएंगी, तो आपका वो भी कम हो जाएगा। तो इस वक्त इकोनॉमी चलाने की वजह, और दूसरा ये है कि ये भी पता चलता है इससे कि आपकी जो फैक्ट्रियां हैं, आपकी जो इस वक्त मिलें हैं वो नहीं चल रही बल्कि बंद हो रही हैं। अब जारी बात है बरामदात बढ़ने के लिए पहले तो जरूरी है कि आपकी ग्रोथ रेट बढ़े। ग्रोथ रेट ये है कि आपकी फैक्ट्रियां चलें, आपकी मिलें चलें, वहां पे लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, ये इंडिकेशन है कि वो तेजी से बंद हो रही हैं। ये जो उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस तबका जो है बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ रहा है अपने बिजनेसेस को, और इसमें फॉरेन की जो कंपनीज है वो भी हैं, वो अपने बिजनेसेस बंद करके जा रही हैं। उसके पीछे एक ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दूसरा यहाँ पर जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो इतना एक्सट्रीम चला गया है, वो इतना पेनफुल हो गया है एक बिजनेसमैन के लिए, इवन इस वक्त आम आदमी के लिए भी एक पेनलाइज कर रही है ना गवर्नमेंट, कि वो जितना उसको निचोड़ रही है और जिस तरह के बेहमाना किस्म के टैक्स में, वैसे तो बेहमाना होता है कोई किसी के साथ कोई जुर्म कर दे, तो ये बेहमाना किस्म के टैक्सेस हैं। तो बेहमाना किस्म के जो टैक्स लगाए हैं ये आज इन फिगर्स के अंदर शो हो रहे हैं
कि आपकी जो मुल्क की इंडस्ट्री है वो तबाह हो रही है तेजी से, बल्कि हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी एक तो बरामदात नहीं जा रही बाहर। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर जो आपकी ज्यादातर जो आपकी बरामदात हैं वो अमेरिका में जाती हैं, और अमेरिका की तरफ से जो टैक्स आपको पिछले दिनों लगाया था, ट्रंप साहब ने जो टैरिफ बढ़ाया था, अगर चाहे वो दूसरों के मुकाबले में थोड़ा है, लेकिन आप ये समझ लें कि उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे शो होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपका ग्रोथ रेट जो है वो नहीं बढ़ रहा। दूसरी बात यह है कि आपकी बरामदात, फिर इसका मतलब है जो अमेरिका में जा रही थी उसकी मिकदार में कमी आ गई है तेजी से। तो हम तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम अमेरिका के आगे बिछे जा रहे हैं, अमेरिका की हर बात को तस्लीम कर रहे हैं, हम तो उसकी किसी चीज पर टैरिफ नहीं लगा रहे। अब ये देखिए जो दरामदात है आपकी, जो इंपोर्ट है वो अमेरिका से बहुत बड़ी इंपोर्ट्स होती हैं यहाँ पर, तो वो तो बढ़ रही हैं। जो अमेरिका चाहता था कि उसका माल तो बिक रहा है हमारी मंडियों में, हमारा तो ना तो प्रोड्यूस हो रहा है उस तरह, और ना ही आगे जाके बरामदात हो रही है। तो अच्छा, ये किसकी नलायकी है? हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी है, उसका नुक्ता नजर यही है कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसके जरिए से मुल्क की जो मीशत है उसको इस्तेकाम दिया जाए, लेकिन जो आपकी दरामदात बढ़ रही है इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं है? देखिए वो उनका चूंकि पॉलिसी जितनी भी है वो यह है कि यहाँ से टैक्सेशन की जाए, और फिर यह है कि बिजली की कीमतें और बढ़ा दी जाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी सारा का सारा फोकस इस बात पर है कि हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है ना, ये इनका ज़हन है जिसके अंदर आपके रेयर अर्थ मिनरल्स की भी बात की जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी इनके दावे हैं, इनके बातें हैं, इनकी बातें हैं, वो मैक्रो लेवल पर बात करें या माइक्रो लेवल पर बात करें, किसी के अंदर भी कोई जान नहीं है, और उसके जो नताइज निकल रहे हैं वो बड़े बुरे निकल रहे हैं इस वक्त। और आप कह रहे हैं कि जी आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वो क्या नहीं है, आपकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट मुल्क में लगी है वो बाहर जाना शुरू हो गई है। सही, बहुत शुक्रिया हसन जिया साहब आपका। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त मुझे और हसन जिया साहब को दे इजाजत, फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने